सुबह के 11 बज रहे थे। घर का दरवाजा खुला ही था। कविता आंगन में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। कविता ने अपना खाना जारी ही रखा। कविता को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने ताना मारा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो आराम से बैठकर खाना खा रही है। यही होते हैं बहुओं के लक्षण। कविता ने उनकी बात को सुनकर अनसुना किया और अपने खाने पर ही ध्यान दिया। सासू माँ ने हाथ घुमाते हुए कहा, यहाँ कर्जा उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान निकली जा रही है और इसे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खाने में देखो खीर पूरी खा रही है। पहली बात तो यह कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात मेरी इच्छा, मुझे क्या खाना है। और रही बात आपके गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट कर आए हैं। कविता के इतना कहते ही सासू माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन मनोज ने इशारा कर चुप करा दिया। कविता खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में और वहां जाकर बेड पर लेट गई। बेड पर लेटे ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन से सुबह से कविता इधर से उधर दौड़े जा रही थी। मनोज भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। कविता बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो कविता के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप साथ दे देती तो शायद यह नौबत नहीं आती, पर फिर भी चुप रह गई। एक तो वैसे भी दिमाग खराब हो रहा था और मनोज घर पर भी नहीं आए थे। ऊपर से घर में बैठे लोग साथ देने की जगह बस ताना मार रहे थे। खैर कविता ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी उसकी नजरें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़ सबने शांतिपूर्वक अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद मनोज घर में आता हुआ दिखा, तब जाकर कविता की जान में जान आई। मनोज के घर में आते ही वो सीधा मनोज के पास जाकर बोली, क्या हुआ मनोज, पैसों का बंदोबस्त हो पाया। कविता का सवाल सुनकर मनोज बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर कविता को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, पर मनोज भी सुबह से भूखे प्यासे हैं। यह सोचकर कविता ने उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। मनोज ने उदासी से कहा। इस बार तो कविता की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर भी हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर कविता रसोई में जाकर मनोज के लिए खाना लगाने लगी। खाना लगाते लगाते उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। कितने प्यार से पापा ने वो गहने उसकी शादी में दिए थे। कुछ गहने तो मम्मी के थे जो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को दे दिए थे। एक एक गहने से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। पर पिछले साल मनोज के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि बिजनेस चल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि उसी बीच ननद की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगने थे वो उसकी शादी में खर्च हो गए। एक दो बार मनोज ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे कि मनोज को वो पैसे शादी में देने ही पड़े। अब नौबत यह थी कि ब्याज देने के पैसे तक नहीं थे। बैंक से 4 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। सासू माँ और देवर से मदद भी मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था।
खैर खाना लगाकर कविता मनोज की थाली बाहर लेकर आई तो मनोज हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी। थाली वहीं टेबल पर रख उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहां हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। सासू माँ, पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीरों से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर तक मनोज? कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों कविता के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकाले क्या हुआ? उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। हाँ, अगर भाई के बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता तो भाभी गहने भी ना देती। हाँ, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा है कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके। अगर पैसे ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। कविता ने अचानक कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में पानी भरा हुआ था, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले मनोज के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तुम पति हो मेरे? बोलते भी शर्म आ रही है। मेरे अपनेपन और प्यार का यह सिला दिया तुमने। मेरी भावनाओं का इस तरह अपमान किया। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मनोज पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी भी देखते हैं कितनी जगह दे देंगे तुझे तेरे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? कविता के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। यह कैसे बात कर रही है मम्मी से? सास है वो तुम्हारी, भाड़ में गई सास। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके में जाकर बैठूंगी? कभी सोच मत लेना। इसी घर में रहूंगी और तुम सबका सुख चैन बर्बाद कर दूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहती है घर में। अब तो तेरा दाना पानी बंद, इस घर से सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है। और अगर मैंने कानूनी एक्शन ले लिया ना, तो मैं उसको साबित भी करके दिखा दूंगी, क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है, तो आपके पास ऐसा कोई पेपर्स भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दांव पर मुझे भी खेलने आता है। इसके अलावा पूरे समाज में थू थू होगी वो अलग, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेशर्म लोगों के घर में रहना है तो बेशर्म बनना ही पड़ेगा। वहाँ से कविता सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में लिखवाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी कविता उसी घर में रहती है, पूरा परिवार एक साथ है, पर वो अकेली। लेकिन अब वह हर काम करती है जो उसे पसंद है। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।